स्टूडेंट्स, टैक्सेशन लॉ के क्लास में आज हम बात करेंगे फिर से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। इस टॉपिक के दो आपके वीडियोस में पहले भी डाल चुकी हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोगों ने अच्छे से उनको स्टडी कर लिए होंगे। आज ये लास्ट टॉपिक है हमारा जो इसमें हम देखेंगे। इसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो टॉपिक है वो हमारा एंड हो जाएगा। हमने लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें सेक्शन 24 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 25, 26 एंड 27 के रिगार्डिंग। नाउ स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 25 के बारे में, जो बात करता है अस्वीकार्य कटौतियों के संबंध में। इंटरेस्ट अमाउंट नॉट डिडक्टेबल, ये मैंने यहाँ पर कीवर्ड लिख दिया है। ये बात कर रहा है एक्चुअल में ऐसे ब्याज के संबंध में जिसकी कटौती यहाँ पर स्वीकार्य नहीं होगी। आप लोगों ने पढ़ा है तो सेक्शन 24B में हम लोगों ने बात करी थी कि अगर हाउस प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन या एक्वाइजिशन के पर्पज़ के लिए, ये दो ही पर्पज़ है मेनली कि लोन अगर आपने एक्वाइजिशन और कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो ही आपको क्या होगा, यहाँ पर ब्याज में कटौती मिलेगी 24B के अंडर। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था। तो वहाँ पर हम 24B में क्या देख रहे थे कि कब, और 24A और B दोनों में हमने क्या देखा था कि कब कटौती की जाएगी। जैसे स्टैट्यूटरी डिडक्शन मिलेगा 30% एनुअल वैल्यू का, या फिर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन होम लोन मिलेगा 24B में। ये सब हमने देखा था लास्ट में। अब हमारा आगे 25 हमें ये बता रहा है कि कौन सा ब्याज जो है उसकी कटौती नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर हमने कंडीशन देखनी है। फर्स्ट, ऐसे किसी ब्याज पर जो इस अधिनियम के तहत प्रभार्य है, मतलब चार्जेबल है, उस पर कटौती नहीं दी जाएगी। कंडीशन फर्स्ट, यदि ऐसा ब्याज भारत के बाहर चुकाया गया हो। मान लीजिए व्यक्ति ऐसा है जिसने कि बाहर से लोन लिया है, या बाहर जो रहने वाला जैसे NRI है और उसने प्रॉपर्टी यहाँ खरीदी है, तो उसने क्या करा है, ब्याज वो कहाँ चुका रहा है, वो भारत के बाहर चुका रहा है उस ब्याज को। ठीक है, और उस पर जिस ब्याज को उसने भारत के बाहर चुकाया गया है उस पर कोई कर नहीं काटा गया है। क्लियर हुई बात। प्लस दूसरी कंडीशन ये होगी कि भारत में ऐसा कोई व्यक्ति भी मौजूद नहीं है जिसे इस अधिनियम के सेक्शन 163 के अधीन उस व्यक्ति का, जिसने लोन लिया, असेसी का अभिकर्ता के रूप में माना जा सके। ओके, देयर इज़ नो एजेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया एज पर सेक्शन 163। तो यहाँ पर मेनली दो चीज़ें आपको लोग ध्यान रखनी है। पहली चीज़ कि ब्याज कैसा होना चाहिए, जिसको भारत के बाहर चुकाया गया हो लेकिन उस पर कोई कर नहीं काटा गया हो। TDS जो काटा जाता है, TDS हैज़ नॉट बीन डिडक्टेड। ओके, अब देखिए, एक नॉलेज की बात यह है कि भारत से बाहर जितने भी भुगतान किए जाते हैं उन पर TDS काटा जाता है, और जब ये TDS नहीं काटा और बिना काटे ही ब्याज का भुगतान कर दिया गया है, तो ऐसे में उस ब्याज की कटौती जो आपने भारत के बाहर चुकाया, जिसमें से TDS नहीं काटा है, उसकी कटौती धारा 24 में मान्य नहीं होगी। मतलब जो 24B में इंटरेस्ट की बात कर रहे थे ना कि वो डिडक्ट कर दिया जाएगा, तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, तथा प्लस में इसी के साथ एक कंडीशन है, तथा भारत में ऐसा कोई व्यक्ति भी मौजूद नहीं है। ये हाँ, देखिए ये हम कंडीशन पढ़ चुके हैं। क्लियर। तथा दूसरी कंडीशन ये है हमारी, प्लस है, भारत में ऐसा कोई व्यक्ति भी मौजूद नहीं है जिसे धारा 163 के अधीन अभिकर्ता के रूप में माना जा सके। अगर स्टूडेंट्स हम इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 163 की बात करते हैं, तो सेक्शन 163 जो है आयकर अधिनियम का, यहाँ मैंने नीचे लिख भी दिया है आप लोगों के पढ़ाई के लिए कि आप इसे पढ़ सकते हैं। इसलिए तो जहाँ अध्याय 15 में जो धारा 163 दे रखी है, वो उसका ये सब्जेक्ट है कि अभिकर्ता के रूप में कौन समझे जाएंगे। जहाँ पर विशेष दायित्व की आवश्यकता होती है, जहाँ व्यक्ति मान लीजिए NRI है, वो यहाँ पर नहीं है, तो उसका अभिकर्ता यहाँ मौजूद होना चाहिए ताकि वो हमें लोन के पैसे चुका सके। और हमें अगर ऐसा है कि वो बाहर रहता है, लोन के पैसे चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा, तो उसका TDS काटा जाता है। तो वो TDS आपने नहीं काटा और ना ही उसका कोई अभिकर्ता यहाँ पर भारत में मौजूद हो, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ऐसे में धारा 24 के अंतर्गत उस ब्याज की कटौती नहीं दी जाएगी। ठीक है, फिर बात करें हम अगर सेक्शन 25A की, तो सेक्शन 25A जो है वो बात करता है अप्राप्त किराया या प्राप्त किराए की वसूली के संबंध में। ठीक है, मतलब प्राप्त जो बकाया किराया है उसकी वसूली के संबंध में। ठीक है, ये प्राप्त बकाया किराए की वसूली है। ठीक है, एरियर रेंट और अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली। ऐसा मान लीजिए, ऐसा किराया जो हमें प्राप्त नहीं हुआ है, एरियर है, मतलब ठीक है, अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, या बकाया किराया है, उसकी अगर वसूली होती है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में कंडीशन हमें बताती है सेक्शन 25A।
जो कहती है इट इज़ अ डीम्ड इनकम ऑफ असेसी अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ध्यान रखिए, ऐसा कोई किराया जो अभी तक हमने, मान लीजिए हमारे किराएदार ने हमें चुकाया नहीं है, एरियर हो गया है, मतलब बकाया हो गया है उसका किराया, जिसके मिलने की संभावना ना के बराबर है, तो ऐसे किराया जब हमें मिलता है तो वो हमारी क्या मानी जाएगी, डीम्ड इनकम ऑफ असेसी। असेसी की वो आय मानी जाएगी अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड। इस हेड के तहत जब भी वो उसे प्राप्त होगी वो उसकी इनकम मानी जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओनरशिप इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हेयर, यहाँ पर स्वामित्व मायने नहीं रखता है। कुल मिलाकर बात यह है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे मिस्टर ए है, वो मिस्टर ए जो है वो किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के मालिक थे और उस समय आज के 5 साल पहले, और उन्होंने मिस्टर बी को किराए पर दिया था। मिस्टर बी ने अभी तक उसका किराया नहीं चुकाया, बाद में कभी अगर वो किराया चुका देता है और ए क्या है उस संपत्ति को बेच चुके हैं किसी अन्य व्यक्ति को, तो भी यहाँ पर ध्यान रखिए वो जो ए को बाद में जो प्राप्त किराया है, जो एरियर ऑफ रेंट ए को मिल रहा है, वो क्या मानी जाएगी, उसकी इनकम मानी जाएगी। ए को एसएससी माना जाएगा इसके संदर्भ में, ठीक है, और ए को इस पर टैक्स देना होगा। यहाँ पर ओनरशिप इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ए मालिक है या नहीं, या मान लो उस प्रॉपर्टी को उसने किसी और को बेच दिया है, दैट्स नॉट मैटर। ओके, अब कितनी छूट मिलेगी, अब ए को मान लीजिए प्राप्त किराया मिल गया 1 लाख रुपए, ठीक है, अब कितनी छूट मिलेगी, तो ये कहता है यहाँ पर डिडक्शन कितना मिलेगा, 30% ऑफ अमाउंट रिसीव्ड। ए को जितना मिला है उसका 30% तो डिडक्ट कर दिया जाएगा, छूट दे दी जाएगी 30% की, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये, इस प्रकार उपरोक्त राशि में से जो भी राशि प्राप्त हो रही है एरियर ऑफ रेंट की या अनरियलाइज्ड रेंट के संबंध में, उस राशि में से 30% तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में कटौती दे दी जाएगी, और बाकी राशि जो होगी वो कैसी होगी, टैक्सेबल होगी, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसी राशि जिस वर्ष प्राप्त होती है उसी वर्ष टैक्सेबल होगी, चाहे वह व्यक्ति अब उस संपत्ति का स्वामी हो या फिर नहीं हो, कर तो उसे ही चुकाना होगा क्योंकि इनकम उसकी हो रही है। सिंपल। नाउ सेक्शन 26। सेक्शन 26 बात करता है प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को ओनर्स, मतलब जहाँ पर किसी एक संपत्ति के कई स्वामी होते हैं, संयुक्त स्वामित्व की बात कर रहे हैं हम, को ओनरशिप की बात कर रहे हैं। यदि संपत्ति संयुक्त स्वामित्व वाली है तब हर एक स्वामी, हर एक ओनर का शेयर निकालना होता है, पहली बात। अब शेयर निकालने के लिए क्या होना चाहिए, पहली बात कि अब कैसे निकाला जाएगा कि शेयर ऑफ ईच पर्सन शैल बी कैलकुलेटेड एज पर सेक्शन 22 to 25। जैसा हम पिछली धाराओं में पढ़कर आए हैं, हर एक व्यक्ति, जैसे ये एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के 4 को ओनर्स है, ए बी सी और डी, तो चारों का अलग अलग शेयर निकाला जाएगा। दे विल नॉट बी टैक्सड एज एसोसिएशन ऑफ पर्सनस। ध्यान रखिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस के रूप में उन पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। फिर ऐसा तभी हो सकेगा जब हमें प्रत्येक ओनर का शेयर पता हो, निश्चित रूप से मालूम हो। देखिए सेक्शन 26 तभी लागू होगी, यानी कि संयुक्त, ये जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तभी अप्लाई हो सकेगा जब हर एक ओनर का, संयुक्त स्वामी जो है सभी, उनमें से हर एक का जो शेयर है वो निश्चित हो और हमें मालूम हो कि हाँ उसका इतना निश्चित शेयर है। अदरवाइज किसी एक स्वामी पर इस हेड के अंतर्गत कर लगा दिया जाएगा, ऐसा हो सकेगा, ठीक है। सो हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, शेयर मस्ट बी डेफिनेट एंड एसर्टेनेबल, यानी कि जो अंश है वो आपका निश्चित होना चाहिए, पहचान योग्य होना चाहिए, ठीक है। अब कैसे शेयर पहचानोगे कि किसका कितना शेयर है, तो इसके लिए एक सिंपल सी बात है कि सभी स्वामियों के शेयर का अनुपात वही होगा जितना उन्होंने संपत्ति के लिए चुकाया है, जितना उन्होंने प्रॉपर्टी के लिए ए बी सी डी। कैसे निकालोगे कि उन्होंने इस प्रॉपर्टी के लिए कितना शेयर चुकाया, तो जब इस प्रॉपर्टी को परचेज किया गया उस समय ए ने कितना भुगतान किया, बी ने कितना भुगतान किया। मान लीजिए प्रॉपर्टी 1 करोड़ की, ए ने कितना भुगतान किया 30%, बी ने 30%, बाकी 20% सी और डी ने भुगतान किया, तो उनका रेशियो भी यही होगा 30-30-20-20। सिंपल। तो इस तरह से रेशियो निकाला जाएगा। द रेस्पेक्टिव शेयर ऑफ द को ओनर्स इन द प्रॉपर्टी विल बी इन द रेशियो इन विच दे हैव एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। जितना उनका वास्तविक अंशदान है, एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट उन्होंने किया है, वही उनका शेयर होगा। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, यदि किसी एक ही व्यक्ति ने पूरी कीमत चुका, 1 करोड़ रुपए मान लो ए ने ही दे दिए, बाकी जो बी सी डी है वो बिल्कुल एकदम नाम के ही स्वामी हैं, तो ऐसे में इस कंडीशन को संयुक्त स्वामित्व वाली नहीं माना जाएगा। क्लियर। देन प्रत्येक संयुक्त स्वामी सेक्शन 24 के अंतर्गत 30,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हम पढ़ के आ चुके हैं और 1.5 लाख रुपए जैसा भी मामला हो कि कटौती के लिए अधिकारी होगा, ब्याज वगैरह का, ठीक है। शर्तें क्या होनी चाहिए कि शेयर मस्ट बी डिफाइंड, अंश उसका निश्चित होना चाहिए। दूसरी बात, कंट्रीब्यूशन ऑफ एवरी ओनर टू परचेज द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की खरीदी में हर एक
संयुक्त स्वामियों में से हर एक का जो है वो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। क्लियर? नाउ वी डिस्कस अबाउट सेक्शन 27। इट इज़ अबाउट डीम्ड ओनर। समझा गया स्वामित्व या माना गया स्वामित्व। तो ये धारा जो है 27 है, इसकी कुछ इसमें कुछ उपधाराएँ है, कुछ पॉइंट्स है आपके, लगभग 1 से 6 7 तक पॉइंट्स है। तो ये सारे हमें बताते हैं कि किन किन लोगों को डीम्ड ओनर माना जाएगा हाउस प्रॉपर्टी के संबंध में। तो उसके लिए मैंने यहाँ इजीली कुछ पॉइंट्स बना के आपको लिख दिए हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिए, ये इजीली लर्न हो जाएंगे आपको। फर्स्ट, ट्रांसफ़र ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड। देखिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी पति या पत्नी को या अपने वयस्क बच्चे को कोई हस्तांतरण कर रहा है किसी हाउस प्रॉपर्टी का, तो ऐसे में जो हस्तांतरण करता है, यानी कि जो ट्रांसफ़र कर रहा है, जो पर्सन ट्रांसफ़र कर रहा है, वह उस संपत्ति का स्वामी माना जाएगा। ऐसा मानकर चलेगा कानून कि ये व्यक्ति जो है इस संपत्ति का स्वामी है। क्यों? क्योंकि इसको स्वामित्व है, तभी तो ये इसको ट्रांसफ़र कर पा रहा है ना। क्लियर? एक्सेप्शन देखिए ये, लेकिन ये पॉइंट जो है वो इन अपवादिक स्थितियों में लागू नहीं होगा। ये पॉइंट ना तो लागू होगा डाइवोर्स के केसेस में। डाइवोर्स में जो समझौता किया जाता है उस दौरान मान लीजिए पति ने पत्नी को कोई संपत्ति दी समझौते के तहत, तो फिर वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगी, तो फिर वो पत्नी ही स्वामी मानी जाएगी। ट्रांसफरी कौन माने जो है, यानी कि पत्नी जो है वो ही स्वामी मानी जाएगी। क्लियर हो गई बात? इसके अलावा मैरिड डॉटर पर भी एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि अगर वैवाहिक पुत्री को कोई संपत्ति दी जाती है तो उसकी स्वामी वो वैवाहिक पुत्री ही मानी जाएगी, हस्तांतरण करता नहीं माना जाएगा। क्लियर? सेकेंड, होल्डर ऑफ एन इम्पार्टेबल एस्टेट शैल बी डीम्ड टू बी द इंडिविजुअल ओनर ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज कंप्राइज्ड इन द एस्टेट। देखिए, किसी अविभाज्य संपदा का धारक, कोई ऐसी संपत्ति है जो अविभाज्य है, जिसकी संपत्ति जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, अलग अलग उसको शेयर नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे में वो जो पूरी एस्टेट है, वो जो पूरी संपदा है, उसको जिस व्यक्ति ने धारण कर रखा है वो ही उसका डीम्ड ओनर माना जाएगा। क्लियर? नाउ सी पॉइंट, अ मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। देखिए, कई बार क्या होता है, जैसे कोई सहकारी समिति है, कोई कंपनी है या कोई अदर जो एसोसिएशंस है, वो अपने लोगों को, अपने सदस्यों को कोई हाउस प्रॉपर्टी अलॉट कर देती है। तो ऐसे में जिस सदस्य को वो संपत्ति अलॉट की जाती है वो उसके डीम्ड ओनर माने जाएंगे। ठीक है? हालांकि सहकारी समिति, कंपनी या संघ जो इस प्रकार ट्रांसफ़र करता है वो उस इमारत के कानूनी स्वामी होते हैं। ठीक है? फिर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, पोजेशन इन पार्ट परफॉर्मेंस, भागिक पालन, धारा 53 का। ये जो सेक्शन 53A है, ये है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की बात करता है। ठीक है? किसी संपत्ति के कब्जे वाला व्यक्ति, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 53 के अंतर्गत संदर्भित किसी संविदा के आंशिक अनुपालन में किसी इमारत या उसके किसी भाग का कब्जा लेने की अनुमति प्रदान की गई है, तो ऐसे व्यक्ति को उस संपत्ति का डीम्ड ओनर माना जाएगा। यानी कि जहाँ पर भागिक पालन वो व्यक्ति है ना, जैसे ये सिद्धांत, ये प्रिंसिपल है एक्चुअल में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए दो व्यक्ति है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसी प्रॉपर्टी को लेकर, एक व्यक्ति ने अपने कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट परफॉर्म कर दिया। देखिए, इसका नाम भी क्या है, पार्ट परफॉर्मेंस। मतलब मान लीजिए ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस हाउस प्रॉपर्टी को लेकर, तू खरीदेगा मैं बेचूंगा, मुझे पैसे देने हैं, तू मुझे प्रॉपर्टी देगा। अब मान लीजिए ए पैसे दे चुका है लेकिन अभी तक बी ने प्रॉपर्टी नहीं दी है और दोनों का मामला कोर्ट में चल रहा है, और कोर्ट ने ए को क्या कह दिया है कि जितने पार्ट के लिए आपने पैसे दे दिए हैं वो पार्ट आप अपने कब्जे में ले सकते हो। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, भागिक पालन, पोजेशन इन पार्ट परफॉर्मेंस। तो जहाँ तक ये आदेश है या जहाँ तक उस व्यक्ति ने उस कब्जा कर रखा है उस इमारत पर, ये देखा है ना यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा कि किसी इमारत या उसके किसी भाग का कब्जा लेने की अनुमति प्रदान की गई हो उसको, और उसने कब्जा ले रखा हो, तो ऐसे व्यक्ति को जिसको ऐसी अनुमति प्रदान की गई है उस संपत्ति का डीम्ड ओनर माना जाएगा। क्लियर? ओके। नाउ लास्ट, होल्डर ऑफ सब्सटेंशियल लीज और अदर राइट्स, पर्याप्त पट्टे अथवा अन्य अधिकारों का धारक। देखिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी गृह संपत्ति को, किसी हाउस प्रॉपर्टी को 12 से अधिक वर्षों के लिए अधिग्रहित करके रखता है, इस ऐसे व्यक्ति को ऐसी गृह संपत्ति का स्वामी समझा जाता है, डीम्ड ओनर उसको भी माना जाता है। ठीक है? तो इस तरह से हम लोगों ने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का ये जो तीनों लेक्चर्स में आपको मैंने ये कंप्लीट करवा दिया है। अगले टॉपिक में अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।